ठीक है। डॉट के थ्रू, तो जो मैं आप लोगों को बताऊंगा डॉट के थ्रू बताऊंगा, क्योंकि एक ऐसा यूनिक मेथड ऑफ डेवलपमेंट है, ठीक है, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को नॉलेज है। जीवाई फॉर्म जो है उसका ये तो इजीली हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। जीवाई देखो हमारा है, कैसे ओपन होगा, क्या करना होगा वो मैं आपको बताऊंगा। एक तरह का आर डीबीएमएस है, ये भी आर डीबीएमएस और डीबीएमएस में डिफरेंस क्या है। नॉर्मल डीबीएमएस में डाटा हमारा टेबल्स के फॉर्म में स्टोर नहीं होता, जबकि आर डीबीएमएस में हमारा जो डाटा है वो टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर होता है, टेबल्स के फॉर्म में, ठीक है। जैसे उसका एनएसएक्सेस भी एक एग्जांपल है, और माई एसक्यूएल भी उसी का ही एग्जांपल है। माई एसक्यूएल हो गया या एसक्यूएल के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, जितने भी वर्जन हैं, सारे के सारे आर डीबीएमएस के अंदर ही आते हैं, ठीक है। इसके कई सारे वर्जन आ चुके हैं अभी तक, थोड़ा सा उसके बारे में आपको बता दूं। जैसे मैंने आपको बताया, अभी हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं, ये भी एक तरह का डेटाबेस मैनेजमेंट टूल है, ठीक है। तो आरडीबीएमएस के अंदर होता है। आरडीबीएमएस मैंने आपको बताया रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें डाटा हमारा टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर होता है, और जितने भी अलग अलग टेबल्स बनाएंगे वो सब आपस में यहाँ पे कनेक्टेड रहती हैं, रिलेटेड रहती हैं, ठीक है। इसके वर्जन की अगर हम बात करें तो कई सारे वर्जन आ चुके हैं। कौन कौन से वर्जन इसके हैं? पहला वर्जन इसका आया था 5.1, ठीक है। उसके बाद इसका दूसरा वर्जन आया 5.5। मेन वर्जन मैं आपको बता रहा हूँ, और भी बीच में कई सारे वर्जन आए थे, ठीक है, कई सारे वर्जन आए थे बीच में। तो मेन जो वर्जन हमारे यूज होते थे 5.1, उसके बाद फिर 5.5, और उसके बाद 5.6 वर्जन इसमें यूज होता था, ठीक है। 5.7 यूज होता था, और अभी जिसमें करेंटली यूज कर रहे हैं ये 8.0 वर्जन, ठीक है। कई सारे इसके वर्जन यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। अब अगर हमें यहाँ पे डाटाबेस को मैनेज करना है, डाटाबेस हमें बनाना है, ठीक है, और भी उसमें प्रोसेस। हेलो हेलो सर, सर आपकी वॉइस आपकी वॉइस नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, म्यूट है। म्यूट है। क्या चल रहा है, मैं माई क्या एसक्यूएल चल चल रहा रहा है? है? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आवाज़ आ रही मेरी? गुड मॉर्निंग हाँ सर। सर, हाँ अभी सर, आ अभी रही है। आ ठीक है, ठीक है। वो ठीक है, वो थोड़ा ध्यान नहीं मैंने भी थोड़ा ध्यान नहीं दिया ना, तो एक बार मैं थोड़ा रिपीट करता हूँ दोबारा से। जी। जी सर। यहाँ से म्यूट रही है। तो यहाँ से मिल से अच्छा, जैसे मैंने आपको अच्छा, बताया जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी हम यहाँ पे माई एसक्यूएल स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। एमएस एक्सेस का तो हमारा हो गया था पूरा, उसमें कई सारे ऑप्शंस नहीं होते हैं, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस नहीं होते हैं, बहुत कम लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। जैसे 4 ऑप्शन हमने सीखे थे वहाँ पे, टेबल हो गया, क्वेरीज हो गई, फॉर्म्स हो गया, रिपोर्ट्स हो गया, ठीक है। ये बेसिक ऑप्शंस होते हैं। रिलेशनशिप डायग्राम बनाना सीखा था। फाइलों को अगर हमने एक्सपोर्ट करना है किसी अदर फॉर्मेट में, ये भी कल मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। इसके अलावा अगर हम जैसे देखें, फिर यहाँ पे हमारा आता है माई एसक्यूएल, जो आप लोगों के सिलेबस में है। पहले तो इंक्लूडेड नहीं था, अभी इंक्लूडेड है। इसका मेन बेनिफिट क्या है, मेन इसका फायदा क्या है कि सबसे ज्यादा माई एसक्यूएल का यूज जो है एप्लीकेशन जो है उनमें डाटाबेस कनेक्टिविटी करवाने के लिए, ठीक है। चाहे वो किसी भी तरह की एप्लीकेशन हो, वेब एप्लीकेशन हो, ठीक है, या फिर नॉर्मल जो हमारी डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती हैं, तो इनमें डाटाबेस कनेक्टिविटी जो है इसके लिए थ्रू इजीली हो जाती है, ठीक है। अब थोड़ा बहुत कोडिंग वाला पार्ट भी रहता है, वो तो हमारा होता ही है, नॉर्मली होता है, वैसे बहुत टफ नहीं होता, हर किसी में एक जैसी ही प्रोसेस रहती है ज़्यादातर, ठीक है। फिर हम जावा के थ्रू एप्लीकेशन बना रहे हैं या फिर किसी और के थ्रू हम एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है, उनमें इस तरह से हो सकता है। अच्छा, ये
अच्छा, ये MySQL जो है ये भी एक तरह का डाटाबेस मैनेजमेंट टूल है हमारा, ठीक है, जो RDBMS का एग्जांपल है। वैसे तो MS एक्सेस भी मैंने आप लोगों को बताया था, ये भी RDBMS का ही एक एग्जांपल होता है, ठीक है, बट MySQL जो है ये भी RDBMS का ही एग्जांपल है। RDBMS का फुल फॉर्म हो गया रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो एक्चुअल में RDBMS होता क्या है, जिसमें डाटा हमारा टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर होता है, टेबल्स के फॉर्म में, ठीक है। और अगर हम नॉर्मल DBMS की बात करें, इसका एक एग्जांपल है XML। XML एक लैंग्वेज होती है जो डाटा कैरी करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। डाटा फ्लो के लिए आप कह सकते हो नेटवर्क में जितना भी हमारा डाटा फ्लो करता है, ठीक है, या कई सारी इवन आप ये कह सकते हो कि एप्लीकेशंस में भी XML लैंग्वेज का यूज किया जाता है, और वहाँ पे उसको यूज करने का तरीका थोड़ा दूसरा होता है। आप एंड्रॉइड एप्लीकेशंस के अंदर भी देखोगे कई सारी फाइल्स आपको ऐसी मिल जाएंगी जो XML के अंदर बनी होती है। एक्चुअल में XML के अंदर उसकी सारी कोडिंग की इंफॉर्मेशन रहती है, या उसका पूरा एक कोड रहता है हिडन फॉर्म में, आप कह सकते हो, जिसके बारे में किसी को पता नहीं चल पाता। तो DBMS रहता है, उसमें हमारा डाटा जो है बल्कि स्टोर नहीं रहता है, एक डायरेक्टरी के फॉर्म में रहता है। आप ये कह सकते हो डायरेक्टरी का मतलब ये हो गया कि एक उसमें रूट होगा, बाकी उसके अंदर के जैसे फोल्डर्स होते हैं, हमारे फाइल्स होते हैं, सब उसके अंदर होंगे, एक के अंदर एक करके इस तरह से वहाँ पे रहता है, ठीक है। और टेबल का फॉर्म नहीं होगा, नॉर्मल एक फॉर्म रहेगा। RDBMS में टेबुलर फॉर्मेट में डाटा रहता है, स्टोर किया जाता है, चाहे वो MS एक्सेस हो, MySQL हो, इसमें भी आप देखोगे, ठीक। इसके मैंने अलग अलग वर्जन, कौन कौन से वर्जन हमारे यहाँ पे आ चुके हैं, कौन कौन से हमने यूज करे हैं, 5.1, 5.5, 5.6, 5.7, 8.0, ठीक है। अब इसका यूज हमें कैसे करना होता है, कैसे हम MySQL को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। MySQL को चलाने के भी दो तरीके हैं, एक तो हमारा GUI फॉर्म में है, एक हमारा CUI फॉर्म में, ठीक है। CUI फॉर्म में डॉस के थ्रू हम चला सकते हैं, ठीक है। एक्चुअल में हमारा जो यहाँ पे यूज होगा वो डॉस के बेसिस नहीं होगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा जैसे अगर टाइम मिलता है हमें इसको करने का, क्योंकि ये है कि इसमें रोहित आ जाओ इसमें, तो इसमें क्या रहता है कि ऐसे अगर हमें एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, ठीक है, तब मैं आप लोगों को वाला फॉर्म भी बता दूंगा जो हमारा GUI फॉर्म रहता है, ठीक है। इसमें कर दूंगा, आप ले जाना, तो बाहर से ले लेना, अभी तो टाइम लगेगा, फिर अभी तो नहीं बता पाऊंगा, वो आपको मैं क्लास के बाद ही बता पाऊंगा इसके बारे में। उस टाइम पे पता कर लेना। तो ठीक है, तो GUI और CUI फॉर्म में दोनों तरीके मैं आपको बताता हूँ कैसे ओपन होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक हमारे पास यहाँ पे हमें एक एप्लीकेशन रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। लोकल सर्वर में इसको चलाया जाता है। एक तो हमारा आप कह सकते हो कि नेटवर्क सर्वर होता है, ठीक है, जो इंटरनेट हो गया। एक हमारा लोकल सर्वर होता है। लोकल सर्वर आप ही कह सकते हो कि जैसे इंटरनेट से उसमें कनेक्टिविटी नहीं होती है, ठीक है, हमारे सिस्टम में या हमारे मशीन में ही एक इस तरह की एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाती है कि हमें ये फील होता है कि हमारे सिस्टम में नेट ऑन है, मतलब उसके बेसिस में हम किसी भी वेब एप्लीकेशन को चला सकते हैं, किसी भी वेबसाइट को रन कर सकते हैं, उसकी कोडिंग अगर हमारे पास है, ठीक है, बिल्कुल एक्चुअल उसी फॉर्म में जैसे चलता है। और दूसरा MySQL की जो एप्लीकेशन है उसको भी हम रन कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन का जो नाम है ये है JAMP, ठीक है। इसको हम यहाँ पे JAMP सर्वर से भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम तो JAMP है, एक तरह का सर्वर होता है, लोकल सर्वर। इसी के अलावा और भी आते हैं, जैसे एक अपाचे के नाम से भी आता है, अपाचे सर्वर, एक इसमें वैम्प सर्वर के नाम से आता है, एक इसमें टॉमकैट के नाम से आता है। हर किसी का अलग अलग यूज है वैसे, ठीक है। बेसिकली JAMP सर्वर और वैम्प सर्वर ये दोनों ऐसे सर्वर हैं जो हमें अपाचे और टॉमकैट दोनों की फैसिलिटी अवेलेबल करवाते हैं, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्कैन करना पड़ेगा, सॉरी पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसे ओपन करना पड़ेगा, सर्च कर लेते हैं यहाँ पे। इसका मैंने प्रोसेस भी कल बताया था आप लोगों को कि कैसे इंस्टॉल होता है, ठीक है। कई बार क्या होता है इंस्टॉलेशन में दिक्कत आती है, तो आप लोग
इस सॉफ्टवेयर को, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। बहुत बड़ी एप्लीकेशन नहीं है, डाउनलोड हो जाती है। आपके पास सिस्टम में डॉस होना चाहिए, डॉस हमारा पहले से रहता ही है, और ये एप्लीकेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो जेम्प कंट्रोल पैनल जब आप क्लिक करोगे इसे, देखते हैं दोबारा से ओपन करके, मेरे ख्याल से हुआ नहीं, हो तो गया है, यहाँ तो ऐसे रन कर रहा है, ठीक है, अब आ गया। तो ये एप्लीकेशन होती है हमारी, इसमें कई सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। आप देख रहे होंगे अपाचे भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है, माई एसक्यूएल भी है, फाइल जिला, मरकरी, टॉमकैट, ठीक है। फाइल जिला और मरकरी इसका यूज तो नहीं होता है, पीएचपी के साथ होता है इनका यूज। टॉमकैट जो है, माई एसक्यूएल जो है, अपाचे जो है, इसका यूज हम माई एसक्यूएल में, जावा में, या जो नॉर्मल हमारी जैसे एप्लीकेशंस रहती हैं विजुअल स्टूडियो वगैरह, इनमें भी कर सकते हैं। तो अगर हमने माई एसक्यूएल को चलाना है, डॉस में ओपन करना है, तो हमें क्या क्या ओपन करना होगा इसमें, ठीक है। स्टार्ट का बटन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, स्टार्ट में जो हम क्लिक करेंगे, एक तो आपको अपाचे स्टार्ट करना होगा, और एक आपको माई एसक्यूएल यहाँ पे स्टार्ट करना होगा, ठीक है। इन दोनों एप्लीकेशंस को आपने स्टार्ट करना होगा, और जब यहाँ पे पोर्ट नंबर लिखा हुआ आएगा, ठीक है, जिस पोर्ट में या जिस आप कह सकते हो इंटरफेस में ये एप्लीकेशन रन हो रही है, माई एसक्यूएल जो हमारा रन हो रहा है, उसका एक पोर्ट नंबर यहाँ पे दिखा देता है, 3306 इसका डिफॉल्ट होता है। और वैसे इसके अलावा कभी होता है कि 3306 में नहीं चल रहा है, 3307 में इसको चलाया जाता है, ठीक है। सेटिंग्स वगैरह करनी होती है, तो धीरे धीरे आप सीखोगे। सेटिंग्स वगैरह तो नहीं बताई जाती हैं, वो तो एक एक्सटर्नल ऑप्शन हो गया, ठीक है। बट कई बार होता है आपके सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही, नहीं चल पा रहा, तो मैं तरीका उसका बताऊंगा फिर आपको। अपाचे है, इसका भी अपना एक पोर्ट होता है, 8080 में चलता है ज़्यादातर वैसे ही, ठीक है। 80443 दिखा रहा है, 80 खाली जो दिखा रहा है, ये 8080 है एक्चुअल में, पूरा नहीं दिखा रहा वहाँ पे। तो ये स्टार्ट करने के बाद फिर हमें क्या करना होगा, डॉस ओपन करना होगा, ठीक है। डॉस ओपन करने का तरीका तो पता ही होगा सभी को, कैसे ओपन होता है बताइए। डॉस ओपन करना है, कैसे ओपन होगा? और क्या करना होगा? सीएमडी कमांड। सर एप्लीकेशन है क्या? एप्लीकेशन है, वो आपको करना पड़ेगा, उसके बिना माई एसक्यूएल नहीं चल पाएगा। कितना बड़ा है ये एप्लीकेशन? इंस्टॉल कर ली थी, हाँ। सर 250 MB करीबन तक है। अब ये तो पता नहीं, अब आजकल जो है लेटेस्ट वर्जन हो सकता है कि इसका कम हो या ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते हैं ना। ये जो मैंने डाउनलोड की है, डाउनलोड कर लूँगा, बता दूँगा आप लोगों को। तो हमने यहाँ पे CMD ओपन कर लेना है, ठीक है। जैसे ही हमारा ओपन हो जाएगा, हमने बैक चले जाना है। एक्चुअल में मैं आपको इसकी लोकेशन दिखाता हूँ कि इंस्टॉल होता कहाँ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सी ड्राइव ओपन करते हैं, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, देखो यहाँ पे हमारा सी ड्राइव है, सी ड्राइव के अंदर ही आपको जेम सर्वर यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। जेम, इसी के अंदर हमारा एक ऑप्शन आता है माई एसक्यूएल का, ठीक है। ओपन किया हमने, इसके अंदर एक फोल्डर आता है बिन, और इसके अंदर एक एप्लीकेशन आती है हमारी mysql.exe। तो एक्चुअल में हमें इसे ओपन करना होता है, डायरेक्टली ओपन नहीं किया जा सकता। डायरेक्टली ओपन करने में इसमें एरर आती है, ठीक है। तो यहाँ से इसको ओपन नहीं किया जाता है, कई बार होता है कि लोग कर देते हैं ओपन यहाँ से, ठीक है, लेकिन यहाँ से ओपन नहीं किया जाता है, इसको डॉस से करना पड़ेगा। कैसे? देखो लोकेशन क्या होगी इसकी, यहाँ पे सी ड्राइव, जेम्प, mysql और बिन, ठीक है। या तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, सिंपल तरीका तो यह है कि इसको हमने कॉपी करके अब यहाँ हम लेके आ जाएंगे इसको, ठीक है। पहले आपको बैक करना होगा पूरा, तो पूरा बैक जाने के लिए कौन सी कमांड यूज करते थे? cd बैकस्लैश, ठीक है। उसके बाद किसी फोल्डर के अंदर जाना है तो cd और उस फोल्डर की लोकेशन या उसका पाथ आ जाएगा, ठीक हो गया। एंटर कर दीजिए आप, एंटर करने के बाद
आप देखेंगे यहाँ पे उस फोल्डर के अंदर पहुंच गए हम, उस डायरेक्टरी के अंदर पहुंच गए जहाँ पे माई एसक्यूएल की एप्लीकेशन होती है। अब उसको रन करने का तरीका क्या है, उसको रन करने के लिए यहाँ पे अलग अलग कमांड होती हैं, अलग अलग यहाँ पे उसकी क्वेरी होती है। ठीक है, तो क्या कमांड होती है वो देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा जाएगा माई एसक्यूएल -u यूजर के लिए होता है कि कौन सा यूजर है। तो जब भी हम माई एसक्यूएल चलाते हैं रूट यूजर यहाँ पे लिया जाता है, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, रूट ही लिया जाता है, फिक्स होता है। कुछ ऑप्शंस इसके अंदर ऐसे हैं या क्वेरीज या इसके अंदर कुछ ऐसी कमांड्स आप पढ़ेंगे जो फिक्स रहती हैं, उसको एज इट इज हमें वैसे वहाँ पे अप्लाई करना होता है। -u -p, ठीक है। जैसे आप एंटर करोगे आपसे पासवर्ड पूछेगा, लेकिन पासवर्ड यहाँ कुछ भी नहीं होता हमारा, क्योंकि -p जो होता है ये पासवर्ड के लिए होता है। अगर हमने इसके बाद कोई भी पासवर्ड यहाँ पे एंटर किया होता, ठीक है, तब यहाँ पे वो पासवर्ड सेम पासवर्ड हमें एंटर करना होता है। ठीक है, तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है, और ऐसा कीजिएगा भी मत, क्योंकि कई बार इसमें दिक्कत आ जाती है। अगर आप इसका पासवर्ड भूल गए तो आप माई एसक्यूएल को स्टार्ट ही नहीं कर सकते। ठीक है, अब जब हमारा माई एसक्यूएल ओपन हो जाता है तो इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है, या तो माई एसक्यूएल लिखा हुआ आएगा या मारिया डीबी लिखा हुआ आएगा, मारिया डाटाबेस के नाम से लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो कौन सी कंपनी ने बनाया है ये सब पूरी वहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको दिखा देगा। कौन सा वर्जन है यहाँ पे, सर्वर वर्जन यहाँ पे अभी आप देख रहे होंगे 10 दिखा रहा है इसका, मैंने आपको 8 दिखाया था, 8 लिखवाया था वहाँ पे 8.0, अभी इसका 10 वर्जन है। वो सॉफ्टवेयर जैसे अपडेट होते रहेगा तो उसके हिसाब से वर्जन भी क्या रहेगा हमारा, अपडेट होता रहेगा। ठीक है, सर्वर वर्जन भी इसीलिए 10 दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमें फिर आगे कमांड चलानी होती है। तो यहाँ एक्चुअल में कमांड को क्वेरी बोला जाता है, माई एसक्यूएल के अंदर कमांड ना बोल के उसे क्वेरीज बोला जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमने ये देखना है कि हमारे पास कौन कौन से डाटाबेसेस अभी बने हुए हैं पहले से, क्योंकि कुछ होते हैं कि ऐसे डाटाबेस होते हैं हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट होते हैं, एप्लीकेशन के साथ इंस्टॉल होके आते हैं प्री इंस्टॉल्ड। ठीक है, तो उसके लिए एक क्वेरी हमें यहाँ पे अप्लाई करनी होगी, हमें लिखना होगा सो डाटाबेसेस और सेमीकोलन। जबकि नॉर्मल डॉस की कमांड में आपने देखा होगा ऐसा नहीं लिखा जाता है, मतलब सेमीकोलन नहीं लगाया जाता, कमांड लिखी जाती है और सेमीकोलन यूज नहीं होगा। यहाँ सेमीकोलन यूज करना जरूरी है, तब जाके आपको सारे डाटाबेसेस वहाँ पे दिखा पाएंगे। आप देख रहे होंगे एक डाटाबेसेस दिखा रहा है, डाटाबेस दिखा रहा है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन स्कीमा माई एसक्यूएल के नाम से, परफॉर्मेंस स्कीमा के नाम से, PHP माई एडमिन और टेस्ट। तो ये सब क्या है, पहले से बने हुए डाटाबेसेस हैं इसके अंदर। ठीक है, जो किसी भी सिस्टम के लिए माई एसक्यूएल को रन करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको हम डिलीट नहीं कर सकते, डिलीट कर देंगे तो दिक्कत आएगी। टेस्ट को जरूर हम डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, बाकी और को डिलीट करेंगे तो एरर आएगी। तो एक तरीका तो हमारा ये था, ठीक है। और अगर हमें इसे क्विट करना होता है, एग्जिट करना होता है, तो उसके लिए सिंपल यहाँ पे एग्जिट कमांड का ही यूज किया जाता है। आप चाहो तो इसका फिर एक एक करके स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि कौन कौन सी क्वेरी में कैसे कैसे यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें आप लोगों को थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये तो हमारा पहला मेथड था। हमने क्या लिखा था यहाँ पे, माई एसक्यूएल -u रूट -p। ठीक है, एक तरीका ये था माई एसक्यूएल को ओपन करने का। दूसरा तरीका देख लेते हैं माई एसक्यूएल को ओपन करने का और क्या होता है। ठीक है, इसके लिए लिखा जाएगा माई एसक्यूएल -u रूट -p -h। h जो होता है ये होस्ट के लिए होता है, लोकल सर्वर के लिए होता है, कि कौन सा होस्ट सर्विस या कौन सा आईपी एड्रेस आप कह सकते हो हम वहाँ पे यूज कर रहे हैं लोकल सर्वर को ओपन करने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए आता है 127.0.0.1, ये इसका डिफॉल्ट आईपी एड्रेस होता है और यही रहता है हर किसी सिस्टम में, चेंज नहीं होता। ठीक है, तो ये तरीका भी है हमारा माई एसक्यूएल को ओपन करने का। एक तरीका ये हो गया, आप ऐसे भी कर सकते हो। एग्जिट करने का तरीका वही है, आप सिंपली एग्जिट टाइप करेंगे और एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका ये हो गया जिसमें हम यहाँ पे होस्ट का नेम भी मेंशन कर रहे हैं कि कौन से होस्ट के थ्रू हम ओपन कर रहे हैं। एक तरीका और है इसको ओपन करने का, माई एसक्यूएल -u रूट -p -h, और यहाँ पे हमने लिख दिया लोकल होस्ट।
ठीक है, पासवर्ड मांगेगा, एंटर करेंगे, ओपन हो जाएगा। तो ये हमारा तीसरा तरीका हो गया माई एसक्यूएल को ओपन। जैसे आपको सुटेबल लगता है, जो तरीका आपको सही लगता है दूसरा आप देख रहे होंगे जैसे हम यहाँ पे इसको ओपन कर, इसने यहाँ पे कनेक्शन 2 दिया है इसका नाम, ठीक है, इसका नाम यहाँ पे इसने कनेक्शन 3 दिया है, कनेक्शन 4, अलग अलग कनेक्शंस तो बनाएंगे ही करो, ठीक है, लेकिन ओपन वही होगा, आप चाहे किसी भी मेथड से ओपन करो, ठीक है। आगे की प्रोसेस करने का तरीका वही है। अब जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि कर सकते हैं डाटाबेसेस को व्यू कर सकते हैं, कौन कौन से डाटाबेसेस हैं। अब यही तरीका अगर मैं आपसे कहूँ कि जीयूआई के फॉर्म में हम करना चाह रहे हैं, जीयूआई के बेसिस में हम इसको देखना चाह रहे हैं, तो ये कैसे देखेंगे, वो तरीका भी देख लीजिए, ठीक है। तो उसके लिए जो कंट्रोल पैनल का ऑप्शन था हमारा, ठीक है, रविंद्र आपका म्यूट नहीं है, उसको म्यूट कर लीजिए वहां से। तो इसके लिए हमारा जो कंट्रोल पैनल होता है, ठीक है, यहाँ आप देख रहे होंगे माई एसक्यूएल के सामने स्टॉप, एक बटन आ रहा है स्टॉप, एक आ रहा है एडमिन, ठीक है। तो हमें कहाँ क्लिक करना होगा, एडमिन में क्लिक करना होगा। तो जैसे आप एडमिन में क्लिक करोगे, आपका जो डिफॉल्ट ब्राउजर होगा वहाँ हमारा माई एसक्यूएल ओपन हो जाएगा जीयूआई फॉर्म में, ये खुल के आ गया। सर इसके लिए नेट का होना जरूरी होता है क्या, या ऑफलाइन नेट नहीं है, लोकल सर्वर है, लोकल सर्वर में नेट की जरूरत नहीं होती, इसके लिए नेट होना नहीं होना जरूरी नहीं है, होगा तो ये नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो ये पासवर्ड था ना, पासवर्ड लगा भी सकते हैं, मतलब होना जरूरी है पासवर्ड का। आप लेकिन लगाना सही नहीं रहता है, पासवर्ड लगाने में दिक्कत आती है कई बार कि अगर आप भूल गए इन केस कभी पासवर्ड को, तो इसको ओपन करने का, क्रैक करने का कोई तरीका ही नहीं है, फिर आप भूल के तो भूल गए समझो, प्रोजेक्ट आपका ऐसे ही वेस्ट चले जाएगा, या तो आपको डाटाबेस ही डिलीट करना होगा, एक यही तरीका रह जाएगा। फिर डाटाबेस भी डिलीट क्या होगा, ये एप्लीकेशन ही आपको दोबारा इंस्टॉल करनी पड़ेगी, क्योंकि आप डाटाबेस के अंदर ही नहीं पहुंच पाओगे, पहले आप पासवर्ड लगा दे रहे हो, डाटाबेस के अंदर ही आप नहीं आ पा रहे हो, उस एप्लीकेशन को ही ओपन नहीं कर पा रहे हो, तो एप्लीकेशन हटा के दोबारा से इंस्टॉल करनी पड़ेगी आपको कुछ, तो दिक्कत आएगी उसमें। डाटाबेसेस में आप क्लिक करोगे तो वही सारे डाटाबेसेस दिखाएगा आपको जो पहले से बने हुए दिखा रहा था वहाँ पे, ठीक है। इंफॉर्मेशन स्कीमा हो गया, माई एसक्यूएल हो गया, परफॉर्मेंस स्कीमा हो गया, पीएचपी माई एडमिन, टेस्ट। एक नया डाटाबेस बनाना है तो यहाँ पे ऑप्शन भी दे रहा है बनाने का, क्रिएट, ठीक है, तो यहाँ से भी हम बना सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि हम जितना भी काम करेंगे, जो भी प्रोसेस करेंगे, डॉस के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो अब हमने एक डाटाबेस बनाना है, तो डाटाबेस बनाने का तरीका क्या रहता है, कैसे हम डाटाबेस बना सकते हैं, ठीक है, क्या उसकी क्वेरी होगी, ये मैं आपको तरीका बताता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक क्वेरी आती है क्रिएट, फिर यहाँ पे लिखा जाता है डाटाबेस और डाटाबेस का नाम। सपोज एक डाटाबेस हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं स्टूडेंट के नाम से, क्रिएट डाटाबेस स्टूडेंट, एंटर किया मैंने, तो उसने दिखाया क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड, ठीक है। तो रो वगैरह तो वहाँ बनती नहीं है, डाटाबेस बन जाता है हमारा वहाँ पे, ठीक है। उसके कहने का मीनिंग वही है कि हमारा डाटाबेस यहाँ पे बन चुका है। तो अगर हम यहाँ पे लोकल सर्वर में इसको देखेंगे, यहाँ पे नहीं दिखा रहा, जब आप रिफ्रेश करोगे तब आपको ये दिखाने लग जाएगा कि हमने स्टूडेंट नाम से डाटाबेस बनाया है, ये बन के आ चुका है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। ऐसे ही अब हमने डाटाबेस जो बनाया है उसके अंदर हमने टेबल्स तो कोई बनाई नहीं है, लेकिन फिर भी उसका एक तरीका है कि हम चेक कर लें कि कोई पहले से टेबल बन के तो नहीं आई है, तो वहां पे एक क्वेरी लिखी जाएगी सो टेबल्स, ठीक है। अच्छा, एक काम और करना पड़ेगा पहले हमें, डायरेक्टली हम सो टेबल्स नहीं लिख सकते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे एरर दिखा रहा है नो डाटाबेस सिलेक्टेड। अब यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है कि सारी प्रोसेसिंग हमें स्टेप बाय स्टेप ही करनी होती है, डाटाबेस हमने बना दिया, उसको सेलेक्ट भी करवाना होता है। तो सेलेक्ट करवाने के लिए हमें क्या क्वेरी लिखनी होती है, यूज स्टूडेंट, उस डाटाबेस का नाम, ठीक है। तो अब आपको एक मैसेज दिखाएगा डाटाबेस चेंज्ड, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अब ये डाटाबेस हमारा यूज में आ गया।
अब इसका हम यूज कर सकते हैं, आगे इसमें प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेरी लिखेंगे तो यहाँ पे एक क्वेरी लिखेंगे हम शो टेबल्स कि कौन कौन सी टेबल इसके अंदर हैं। अगर होंगी तो दिखा देगा, नहीं होंगी तो नहीं दिखाएगा। ठीक है, एम्प्टी सेट दिखा रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर कोई भी टेबल हमारी बनी हुई नहीं है। ठीक है, तो इतनी प्रोसेस समझ में आई कि हमने डाटाबेस चेक कैसे करना है वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। एक क्वेरी आती है हमारी स्टोर डाटाबेसेस कि कौन कौन से डाटाबेसेस यहाँ बने हुए हैं। ठीक है, हमें दिखा देगा। अगर आप इस क्वेरी को दोबारा से एग्जीक्यूट करते हो तो जो हमने स्टूडेंट नाम से डाटाबेस बनाया था वो भी हमें दिखा देगा, क्योंकि पहले वाले में तो दिखा नहीं रहा था, उसमें हमने बनाया नहीं था। तो बनाने के बाद एक बार उसको चेक आप जरूर कर लें। ठीक है, तो हमने यहाँ पे चेक तो बाद में किया, पहले कर लेना चाहिए था वैसे तो। उसके बाद डाटाबेस को हमने क्या करना है, यूज करना है। तो जिस डाटाबेस को हम यूज करने जा रहे हैं तो उसके लिए क्वेरी आएगी यूज और उस डाटाबेस का नाम। तो हमने लिखा है यहाँ पे यूज स्टूडेंट। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ, डाटाबेस हमारा सेलेक्ट हो गया, डाटाबेस चेंज लिखा हुआ एक मैसेज आ गया। उसके बाद फिर यहाँ पे टेबल्स बनी हुई है डाटाबेस के अंदर। कई बार क्या होता है कि ऑलरेडी पहले से ही कोई ऐसा डाटाबेस हमारा बना हुआ है। ठीक है, दोबारा से रिक्रिएट हो जाता है कई बार। वैसे रिक्रिएशन का प्रोसेस तो नहीं है, यहाँ पे एरर दिखा देगा अगर पहले से बना हुआ है तो। ठीक है, तो हम ये चेक करना चाह रहे थे कि उसके अंदर कोई टेबल बनी हुई तो नहीं आ रही पहले से, या क्या क्या उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, हम ये देखना चाह रहे थे। ठीक है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिखा शो टेबल्स, तो उसने दिखाया एम्प्टी सेट, इसका मतलब कोई भी टेबल यहाँ पे बनी हुई नहीं। तो अब हमें करना क्या होगा, टेबल बनानी होगी। ठीक है, तो टेबल बनाने के लिए क्या प्रोसेस होगी वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो अभी तक तो इतना तो क्लियर है सभी को, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। बताइए, जो अभी मैंने बताया है आपको इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। ठीक है, तो अब हम आगे प्रोसेस करते हैं। फिर टेबल यहाँ पे कैसे बनाई जाती है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक कमांड वही आती है, क्रिएट टेबल। एक टेबल हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं स्टूडेंट डिटेल्स के नाम से, और गैपिंग नहीं लेता, इसका भी ध्यान रखना। गैपिंग अगर आप दोगे तो नहीं सपोर्ट करेगा। स्टूडेंट डिटेल्स के नाम से हम यहाँ पे एक टेबल बनाने जा रहे हैं। ठीक है, अब टेबल बनाते समय हमें ये चीजें भी मेंशन करनी होती हैं कि कौन सा फील्ड किस तरह की वैल्यू स्टोर करेगा। जैसे हम MS एक्सेस के अंदर डाटा टाइप का यूज करते थे, तो सेम प्रोसेस हमारी यहाँ पे भी होगी, हमें यहाँ पे भी डाटा टाइप का यूज करना होगा। थोड़ा यहाँ पे डाटा टाइप यूज करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, कैसे वो तरीका भी आपको बता दूंगा अभी। तो हमने कमांड लिखी है क्रिएट टेबल स्टूडेंट डिटेल्स। अब उसके अंदर क्या क्या फील्ड होंगे, पहला फील्ड हम मान लेते हैं कि वहाँ पे होगा रोल नंबर। ठीक है, मैंने दे दिया रोल नंबर। इसमें ऐसा मत कीजिएगा आप कि रोल अलग लिख दिया आपने, नंबर अलग लिख दिया, ऐसी प्रोसीजर को सपोर्ट नहीं कर पाता। अंडरस्कोर या फिर आप बिना गैपिंग के लिख दो, वो चल जाएगा। रोल नंबर हम जा रहे हैं कि इंटीजर में हो, तो उसके लिए यहाँ पे इंट लिखा जाता है और ब्रैकेट में उसका साइज दिया जाता है कि कितना बड़ा रोल नंबर हो सकता है। सपोज हमने माना कि यहाँ पे 10 डिजिट के बराबर बड़ा रोल नंबर हो सकता है, तो डेटा टाइप तो हमने मेंशन किया ही किया। ठीक है, लेकिन उसके साथ उसका साइज देना भी यहाँ पे जरूरी होता है। अब दूसरा ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप इसको प्राइमरी की असाइन करना चाह रहे हो तो प्राइमरी की आप बना सकते हो। ठीक है, तो प्राइमरी की लगाने के लिए यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, प्राइमरी की, यहाँ स्पेस दे सकते हैं प्राइमरी की, और नॉट नल, ये भी एक यहाँ पे आप कह सकते हो कि एक इसका फीचर होता है नॉट नल, कि वहाँ पे ये फील्ड हमारा ब्लैंक नहीं रह सकता, कि हमें कोई ना कोई वैल्यू वहाँ पे इंसर्ट करवानी पड़ेगी रोल नंबर में। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रोल नंबर इंट, उसका डेटा टाइप हो गया प्राइमरी की। एक आपको पता है कि एक ऐसी यूनिक की होती है जो पूरे फील्ड को हमारा एक यूनिक फील्ड बना देती है, या यूनिक वैल्यूज ही स्टोर करता है। ठीक है, नॉट नल का मीनिंग ये हो गया कि वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। जब भी यूजर वहाँ एंट्री करेगा तो रोल नंबर देना भी जरूरी है, चाहे अदर फील्ड्स को खाली छोड़ दें। एक ऑप्शन इसमें और आता है ऑटो इंक्रीमेंट का। ठीक है, कई बार अगर आपको लगता है कि आप यहाँ पे रोल नंबर नहीं देना चाह रहे हो, ये चाह रहे हो कि ऑटो इंक्रीमेंट हो जाए,
जैसे MS एक्सेस के अंदर एक हमारा ऑप्शन था ऑटो नंबर का, वहाँ पे एक डेटा टाइप था हमारा ऑटो नंबर, तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट के थ्रू अप्लाई होती है। ठीक है, तो रोल नंबर, इंट, प्राइमरी की, नॉट नल और ऑटो इंक्रीमेंट, ये पहली फील्ड के लिए इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज हमें देनी पड़ती हैं। उसके अलावा फिर हम यहाँ पे दूसरा फील्ड लेते हैं नेम। ठीक है, अब इसको चाहे आप कैरेक्टर में ले लो, टेक्स्ट में ले लो, अलग अलग इसके यहाँ पे डेटा टाइप्स रहते हैं। कैरेक्टर में इसका क्या साइज रहेगा ये देखते हैं, 50 कैरेक्टर्स, बस तो 50 तो बहुत ज़्यादा हो गया इसके लिए, तो नॉर्मल टेक्स्ट भी आप दे सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट भी हम यूज कर सकते हैं, या एक और डेटा टाइप यहाँ पे यूज किया जाता है varchar। ठीक है, साइज जितना भी आप देना चाहो उसका, तो और में तो हमें ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी की तो हमारी एक ही होगी टेबल के अंदर। दूसरा फील्ड हमारा नेम हो गया। सपोज अब यहाँ पे हम क्लास भी दिखाना चाह रहे हैं, तो क्लास मैंने ले लिया यहाँ पे टेक्स्ट में। अब टेक्स्ट लिखो, आप varchar लिखो, कैर लिखो, बात एक चीज है, बस थोड़ा थोड़ा फील्ड साइज का डिफरेंस वहाँ पे रहता है। ठीक है, क्लास के अलावा फिर हम यहाँ पे सब्जेक्ट दिखा सकते हैं, सब्जेक्ट नेम, तो सब्जेक्ट भी हमारा क्या रहेगा, टेक्स्ट में रहेगा। इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं कैर, हम तीनों ही डाटा टाइप यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ठीक है, टेक्स्ट में साइज देने की जरूरत नहीं होती है, कैर और varchar में आपको देना पड़ेगा। 25 ले लेते हैं, इससे ज़्यादा कैरेक्टर्स तो नहीं होंगे। सब्जेक्ट, और उसके अलावा एक ऑप्शन हम यहाँ पे देते हैं मार्क्स का। ठीक है, इंटीजर में ही रहेगा, तो इसको हम कर देते हैं 5 भी कर लें तो ज़्यादा ही रहेगा इसके लिए। ठीक है, 3 भी कर सकते हो आप, मैक्सिमम मार्क्स 100 ही आ सकते हैं, उससे ज़्यादा तो आएंगे नहीं। 2 डिजिट में आएंगे मार्क्स, अगर आएंगे भी तो नहीं फील्ड अभी हम लगाते हैं। अगर कभी ऐसा होता है कि कोई कॉलम हमने आगे बढ़ाना है, ऐड करना है, कोई डिलीट करना है, तो इन सब के लिए आगे हमारे पास क्वेरीज रहती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने एक बार यहाँ पे बना दिया तो बन गया, ऐसा नहीं है, डिलीट भी किया जाता है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको अभी डाटाबेस डिलीट करना तो नहीं बताया, वो भी मैं आपको बताऊंगा, अभी स्टेप बाय स्टेप सब कर लेंगे। तो अब हमें लास्ट में यहाँ पे सेमीकोलन लगाना जरूरी है। ठीक है, जितने भी मैंने यहाँ पे फील्ड के नेम्स लिखे हुए हैं, उनका जो भी डेटा टाइप है मैंने वो मेंशन कर दिया। अब लास्ट में फाइनली मेन ब्रैकेट क्लोज करने के बाद सेमीकोलन लगा दिया मैंने। अब हम एंटर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक एरर ऑटो इंक्रीमेंट में अंडरस्कोर था, यहाँ पे अंडरस्कोर था, तो इसको हमें डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, एंटर कर देते हैं। ठीक है, तो क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, क्वेरी ओके, 0 रोज अफेक्टेड, क्योंकि टेबल तो हमारी बन गई है, लेकिन उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसको यहाँ पे क्या लेता है, रो के फॉर्म में लेता है। एक्चुअल में डेटा हमारा जो है यहाँ पे रिकॉर्ड्स के फॉर्म में स्टोर होता है, और रिकॉर्ड एक्चुअल में किस फॉर्म में रहता है, रो वाइज, रो के फॉर्म में। ठीक है, तो क्वेरी हमारी बिल्कुल सही थी वो, बस वहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट में हमने अंडरस्कोर की जगह गलती से माइनस लगा दिया था। ठीक है, बाकी पूरी प्रोसेस वही है। तो थोड़ा बहुत आपको ये ऑप्शंस भी दिखाता है, जैसे टाइमिंग भी दिखा रहा है यहाँ पे, कितने टाइम में, कितने सेकंड्स में उसने क्वेरी को एग्जीक्यूट किया, ये सारी प्रोसेस। ठीक है, अच्छा अब आप टेबल को देखोगे कैसे कि टेबल जो हमारी बन गई है उसको हम व्यू कैसे करेंगे। ठीक है, तो एक कमांड तो मैंने आपको ये बताई थी, एक क्वेरी तो ये बताई थी कि हम पहले यहाँ पे लिखेंगे वो टेबल, तो जितनी भी टेबल हमारी वहाँ पे हैं, जो भी टेबल हमने बनाई हुई है वो सब दिखा देगा वहाँ पे। तो एक टेबल दिखा रहे हैं यहाँ पे जिसका नाम है स्टूडेंट डिटेल्स। ठीक है, अब कौन सा स्टूडेंट डिटेल्स के अंदर मेरे कौन कौन से फील्ड बने हुए हैं, किस फील्ड का क्या डेटा टाइप है, किस तरह की वैल्यू कंटेन करेगा, ये सब हमने देखना है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक क्वेरी आती है। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आया ना, टेबल कैसे बनेगी, टेबल कैसे हमने क्रिएट करनी है। उसके बाद शो टेबल हमने क्वेरी चलाई और टेबल उसने दिखा भी दी कि एक टेबल यहाँ पे है।
ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे टेबल को देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए एक ऑप्शन आता है यहाँ पे डिस्क्राइब टेबल का नाम। ठीक है, टेबल का नाम क्या था? स्टूडेंट डिटेल्स। तो इस फॉर्म में आपको दिखा देगा यहाँ पे, जब हमने लिखा डिस्क्राइब स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है, तो उसने पूरा हमें यहाँ पे दिखा दिया कि हमने कौन कौन से फील्ड बनाए हुए हैं उस टेबल के अंदर, ठीक है, और किस किस तरह की वो वैल्यू वहाँ पे कंटेन कर रहे हैं। ठीक है, क्या क्या उसकी वैल्यू है, किस किस तरह की मतलब वैल्यू कंटेन करेगा, डेटा टाइप क्या है उसका, नल है या नहीं है, ऊपर वाली फील्ड को नल नहीं दिखा रहा है, ठीक है, नॉट नल दिखा रहा है। ऑटो इंक्रीमेंट है, उसमें तो वैसे भी वैल्यू खुद ही बढ़ जाती है। एक्स्ट्रा में आप देख रहे होंगे ऑटो इंक्रीमेंट दिखा रहा है। की में आप देख रहे होंगे प्राइमरी की दिखा रहा है। और नीचे हमने कोई भी की असाइन नहीं करी थी, वैसे भी टेबल में प्राइमरी की एक ही थी, एक बार, उससे ज्यादा। ठीक ठीक है, ठीक है, इस टाइप से। तो एक तरीका और है इसको डिस्क्राइब करने का। एक तो मैंने पूरा लिखा है यहाँ पे डिस्क्राइब और टेबल का नाम लिखा, ठीक है। एक तरीका और है इसको अप्लाई करने का, आप सिंपली यहाँ पे DESC और टेबल का नाम, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, तरीके दो। अब आप कौन सा तरीका यूज कर रहे हो डिपेंड करता है। इजी और सिंपल तरीका ही ज़्यादा हम प्रेफर करेंगे यूज करना, ठीक है। इसमें हमारी क्वेरी जो है 0.1 सेकंड के अंदर ही एग्जीक्यूट होगी, और इसमें हमारी क्वेरी जो है 0.13 सेकंड्स के अंदर एग्जीक्यूट होगी। अब होता है कि कोई भी क्वेरी ऐसे पहली बार में एग्जीक्यूट करने में थोड़ा टाइम तो लेती है, ठीक है। फर्स्ट टाइम अगर एग्जीक्यूट हो रही है तो टाइम लेगी उसे। सेकंड टाइम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेकंड टाइम में एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आप लोगों को क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट तो नहीं है अभी तक? जितना मैंने बताया है उसमें बताइए। सर आपने रिकॉर्ड तो किया है ना? हाँ, रिकॉर्ड तो किया है, रिकॉर्ड सर चल जो रहा सर जो जैम डाउनलोड करने वाली वीडियो है वो यूट्यूब पे अपलोड है। वीडियो जैम इंस्टॉल करने वाली जी यूट्यूब पे मैं वैसा करूँगा, अगर सिस्टम की स्पीड सही आती है तो मैं अपलोड कर दूंगा। मेरे ख्याल से कल ही बताया था मैंने ना इसके बारे में। जी सर, अब तक है तो नहीं, इसका अपलोड कर। लिंक सेंड कर देना। ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का, जी ठीक है, मैं कर ही देता हूँ। जैम सर्वर के लिए तो सिंपली आपको टाइप करना पड़ेगा, तो देखिए ये वीडियो आपको MS Access के नेम से ही मिलेगी, जिसमें मैंने इसका जो इंस्टॉलेशन भी बताया है साथ में, ठीक है, जो आपको इसमें मिल जाएगा। वही है कि इंस्टॉल अपलोड होने में कितना टाइम लगता है ना मेन, तो इसमें लिख देता हूँ मैं यहाँ पे जैम सर्वर इंस्टॉलेशन। सर जैसे हमने ये डाटाबेस हमने वो CMD से बनाया है डॉक से, तो हम ऐसे जैम नहीं बना सकते, मतलब जिसे कोडिंग नहीं आती हो वो। जैम से नहीं बनेगा, लेकिन जो हमारा वहाँ पे एडमिन खुल के आ रहा था ब्राउजर के अंदर, जो एडमिन वाला पैनल हमारा खुल के आ रहा है जो दिखाया मैंने आपको, वहाँ से आप कर सकते हो। वही मैंने आपसे बोला, काम वहाँ भी हमें क्वेरी के फॉर्म में ही करना है, लेकिन वहाँ इतना डिफरेंस आ जाता है कि आपको जब हमने मतलब उसका एक इंटरफेस रहता है, ठीक है, यहाँ पे इसका इंटरफेस वगैरह ये सब नहीं होता, तो उसमें थोड़ा देखने में अजीब सा जरूर लगता है, लेकिन वर्किंग इसमें करना ज़्यादा इजी है ऐसे मेरे हिसाब से। तो मुझे तो ज़्यादा इजी इसमें लगता है वर्किंग करना। इसका अगर आप वो कह रहे हो डाउनलोड जैम का, मैं लिंक आपको भेज देता हूँ। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। आपका सिस्टम कौन सा है, 64 बिट का है, 32 बिट का है, ठीक है, ये जरूर आप देख लेना उसमें। अगर आप ये देखोगे तो दिख जाएगी, ठीक है। लिंक आया आप लोगों के पास, कॉपी कर लीजिएगा उसको।
अभी तक मैंने जितना बताया है ये तो आप लोगों को क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, बताइए। फिर मैं टेबल बनाने का तरीका बता ही दिया आपको। अब मैं डिलीट करना बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, कि अगर हमने टेबल डिलीट करनी होगी कैसे डिलीट होगी, अगर हमने डाटाबेस को डिलीट करना है तो डाटाबेस को हम कैसे डिलीट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसका तरीका भी। कोड आप लोग ने कॉपी कर लिया है ना? सर ठीक है। तो एक कमांड या एक क्वेरी आप कह सकते हो हमारी यहाँ पे रहती है। तो पहले हम इसमें ट्राई करेंगे। 9:30 में है ना। देखो एक क्वेरी आती है हमारी ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, ठीक है। हमने डिलीट करना है, डाटाबेस आप डिलीट करना चाह रहे हो, टेबल को आप डिलीट करना चाह रहे हैं, ठीक है। दोनों के लिए हमारी जो क्वेरी यूज होगी वो ड्रॉप ही यूज होगी, ठीक है। इस डिटेल्स टेबल का नाम गलत लिख दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा रहा है क्वेरी ओके। अब देखिए जब भी आप MySQL में कोई क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जब तक वहाँ पे ओके ना तब तक आप ये देखिएगा कि आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट हुई है नहीं हुई है, ठीक है। क्या नाम है? पूरा नाम क्या है? कुशवा तो कोई नहीं है, कुशवा नाम का तो ऐसा कोई नहीं, पता नहीं कोई और तो नहीं है, नहीं न्यू एडमिशन वगैरह कुछ पता नहीं, तो हमने यहाँ पे टेबल लिखी डिलीट कर दी है और एक क्वेरी एग्जीक्यूट करी है सो टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें टेबल नहीं दिखा रहा है, जबकि आप देख रहे होगे पहले हमने ये क्वेरी एग्जीक्यूट करी थी, यहाँ पे डाटाबेस के अंदर कौन कौन सी टेबल्स हैं दिखा रहा है, ठीक है। तो आपने अगर टेबल को डिलीट करना है या डाटाबेस डिलीट करना है, उसके लिए एक ही कमांड हमारी यूज होती है, एक ही क्वेरी यूज होती है, ड्रॉप, ठीक है। तो ड्रॉप के थ्रू ही हमें वहाँ पे क्वेरी बनानी होती है। अब हम डाटाबेस को ही डिलीट करना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ड्रॉप डाटाबेस का नाम, ठीक है। ड्रॉप फिर हम यहाँ पे लिख देंगे इसमें स्टूडेंट, ठीक है। तो देखते हैं एक बार ट्राई करके। सर डिलीट करना बता दिया। डिलीट करना ही नहीं है, ड्रॉप टेबल को डिलीट करना तो मैंने आपको बता दिया है, टेबल डिलीट वैसे ही होगी। ड्रॉप डाटाबेस में दिक्कत नहीं आ रहा, डाटाबेस का भी तरीका तो यही है हमारा। सर एक बार टेबल डिलीट का वो बता दीजिए जिससे डिलीट ऑप्शन का। टेबल टेबल का तो यही है, आपको टेबल और टेबल का नाम ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे डिलीट करना चाह रहे थे डाटाबेस, नहीं अभी तो एरर दिखा रहा है ना, वही मैं देख रहा हूँ, नेम वगैरह में कोई एरर तो नहीं, चेक करना पड़ेगा, चेक कर ही लेते हैं फिर भी। अभी नहीं हुआ है, वो लिखनी पड़ेगी हमें यहाँ पे क्वेरी दोबारा। एक्चुअली मेंशन करना पड़ता है ना, मेंशन कर, जैसे हमने टेबल को डिलीट करना है और जो टेबल होगी टेबल का नाम है, डाटाबेस का नाम डालना पड़ेगा, डिलीट हो जाएगी। हाँ ऐसे ही अगर आप डाटाबेस को डिलीट करना चाह रहे हो तो ड्रॉप डाटाबेस और डाटाबेस का नाम आ जाएगा, ठीक है। तो तब आप यहाँ देख पा रहे हो कि यहाँ पे क्वेरी ओके दिखा रहा है। ओके होने का रीजन उसका मीनिंग वही है
कि यहाँ पे डाटाबेस हमारा डिलीट हो गया, ठीक है, अब नहीं दिखा रहा है। तो इतना तो आप लोगों को क्लियर हुआ किस तरह से हमने यहाँ पे डाटाबेस बनाना है, डाटाबेस को डिलीट करना है, और कैसे हम डाटाबेस को देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, और उसके अंदर अगर कोई टेबल बनानी है कैसे बनानी होगी टेबल, आपको क्या क्या चीज़ों का उसमें ध्यान रखना होता है हमें, ठीक है। उसके अलावा फिर आपने देखा कि हम यहाँ पे टेबल को कैसे डिलीट करेंगे, ठीक है। टेबल के अंदर की जो डिटेल्स है, टेबल की डिस्क्रिप्शन अगर हमने चेक करनी है तो ये हम कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो इतने में तो क्लियर है, कोई डाउट नहीं किसी को, कोई दिक्कत तो नहीं। एक बार दोबारा से इस प्रोसेस को थोड़ा जल्दी से रिपीट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं दोबारा से एक बार बता रहा हूँ पूरा क्लियर करके, ठीक है। हमने क्या करना है, पहले डॉस ओपन करना है। तो डॉस ओपन करने से पहले आपको एक काम और करना पड़ेगा, जो जेम सर्वर का कंट्रोल पैनल है ये आपको ओपन करना होगा। इसमें माई एसक्यूएल और अपाचे दोनों सर्वर को आपने चला देना होगा। रन करने के बाद अब आप आ जाएंगे डॉस में। तो डॉस ओपन करने का तरीका वही विंडो और सीएमडी, नॉर्मली आप डॉस ओपन कर लीजिए। फिर हमें पूरा बैक जाना होगा, ठीक है। बैक जाने के बाद एक लोकेशन में हमें जाना होता है। क्या लोकेशन थी हमारी, सीडी, उसके बाद फिर आ जाएगा जैम। जैम के अंदर क्या आता है, माई एसक्यूएल, उसके अंदर आता है बिन, ठीक है। जैम किस स्पेल में रखोगे, ये आ गया, ठीक हो गया। और जब हम यहाँ पहुंच गए तो अब अपनी माई एसक्यूएल की एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। तो रन करने का तरीका क्या था, उसके लिखना पड़ेगा माई एसक्यूएल माई व्यू, इतना लिखने से भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब फिर हम चेक करेंगे कि हमारा डाटाबेस भी यहाँ पे कौन कौन से बने हुए हैं, ठीक है। सपोज किसी नेम का आप डाटाबेस बनाना चाह रहे हो, पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि पहले से तो बना हुआ नहीं। तो क्या क्वेरी लिखी जाएगी वहाँ पे, सो डाटाबेसेस, उसके लिए लिखा जाएगा। इसके बाद अब हम डाटाबेस बना सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी हमने बनाना है। क्या लिखा जाएगा उसके, क्रिएट डाटाबेस, जैसे फिर हमने बनाया था वहाँ पे स्टूडेंट के नाम से, ठीक है। एंटर किया तो यहाँ पे उसने दिखा दिया क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड। तो अब हमारा डाटाबेस यहाँ पे बन चुका है। तो डाटाबेस हमारा बन चुका है। अब हमें पहले क्या करना पड़ेगा, उसमें काम करने के लिए उसको यूज करना होगा। तो यहाँ लिखना होगा यूज डाटाबेस का नाम, ठीक है, यूज स्टूडेंट। तो फिर मैसेज आपको दिखाएगा डाटाबेस चेंज, ठीक है। और अब हम इस डाटाबेस को यूज कर सकते हैं। इसके अंदर अगर हमने पहले टेबल्स देखनी है कि टेबल है या नहीं है, तो उसके लिए क्या लिखा जाएगा, क्वेरी सो टेबल्स। नहीं है तो फिर हमें बनानी होगी। बनाने का तरीका क्या होगा, टेबल डिटेल्स, ठीक है। अब वो नोड है, स्टूडेंट के अंदर है, तो स्टूडेंट डिटेल्स ही होगी। तो हमने पूरा लिखा नहीं, उसको मेंशन नहीं किया ऐसे, ठीक है। अब कौन कौन सी फील्ड आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है, जैसे मैंने बोला आपसे कि रोल नंबर हमने बनाया था पहला फील्ड, ठीक है। रोल नंबर इंटीजर में होगा, 10 डिजिट का होगा, हमने ही बोला था। प्राइमरी की आप देना चाहते हो, ठीक है, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉट, नल और ऑटो इंक्रीमेंट ये सब देने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं भी देना चाह रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। प्राइमरी की, उसके बाद फिर हमने नेम लिया था। नेम को आप, मैंने बोला था कि आप टेक्स्ट में लेना, टेक्स्ट में लेते हो, ठीक है। और भी डेटा टाइप्स इसकी जगह। नेम के अलावा फिर हमने यहाँ लिया था क्लास। तो क्लास को हम यहाँ पे लेते हैं कैरेक्टर में, ठीक है। इसका साइज 25। उसके एक हमने लिया था सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट को हम ले लेते हैं वेक्टर में। तो तीनों ही डाटा टाइप आप देख रहे होंगे काम कर रहे थे हमारे। जैसे मैं अलग अलग ले रहा हूँ यहाँ पे, ऐसा जरूरी नहीं कि आपने भी अलग अलग लेने हैं। आप तीनों को ही टेक्स्ट में ले सकते हो, तीनों को ही कैरेक्टर में ले सकते हो, तीनों को ही वेक्टर में ले सकते हो, वो आपकी चॉइस है। मैं 3 तरीके बता रहा था वहाँ पे कि क्या है, ठीक है। गलती से एंटर हो गया तो कई बार क्या होता है, हमारा इस तरह का ऑप्शन दिखाता है,
ठीक है, बैक स्पेस दबाया था तो गलती से एंटर बटन प्रेस हो गया, लेकिन क्वेरी पूरी करनी जरूरी होती है आपको। आधी क्वेरी से एंटर हो गया तो क्वेरी पूरी करना जरूरी है। कई बार आपके साथ भी ऐसी दिक्कत आ सकती है, तो एक और ऑप्शन आपको बता लेंगे, वेर केयर के बाद सब्जेक्ट। अब हम यहाँ पे सब्जेक्ट के मार्क्स दिखाना चाह रहे थे, ये होंगे हमारे इंटीजर में और 5 इसका साइज रहेगा, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन और एंटर। तो क्या दिखाया वहां पे उसने, क्वेरी ओके, 0 रोज अफेक्टेड। इसका मतलब अब हमारी टेबल बन चुकी है। तो टेबल को चेक करने का तरीका वही बताया था मैंने आप लोगों को, शो टेबल्स। अब यहाँ पे टेबल दिखाने लगी, ठीक है। अब टेबल के बारे में अगर आपने डिटेल्स देखनी है तो उसके लिए कौन सी क्वेरी यूज करेंगे, डिस्क्राइब टेबल। तो डिस्क्राइब पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, डिस्क्राइब और टेबल का नाम। जो आपने यूज किया है ना कि माइनस और वो है, तो इसका यूज क्या हुआ मतलब? कहाँ यूज किया है माइनस का, जैसे जब आपने ये ऑप्शन और पता चल गया करके। एंटर खुद ही आ गया, ये मैंने यूज नहीं किया है, एंटर करने खुद आ जाता है। कई बार क्या होता है कि आप आधी क्वेरी लिख दो, गलती से आपने एंटर कर दिया बिना सेमीकोलन लगाए। अगर सेमीकोलन लगा के एंटर करता मैं तो फिर तो क्या होता, मुझे एरर दिखाया था कि क्वेरी मेरी सही नहीं, लेकिन हुआ कि अब बिना सेमीकोलन के एंटर हो गया, तो इसका मतलब ये होता है कि वो कह रहा है कि हमसे क्वेरी को पूरा करो। तो तब मैंने क्वेरी सेकंड लाइन में पूरी करी और क्वेरी ओके करके उसने दिखा दिया। टेबल्स हमने देखी कि टेबल है या नहीं है करके, तो दिखा रहा है टेबल यहाँ पे। टेबल के डिस्क्राइब हम चेक करना चाह रहे थे कि क्या टेबल की हमारी यहाँ पे जो है पोजीशन है, कि उसके अंदर कौन कौन सी फील्ड है हमारी, क्या उसका डेटा टाइप है, ठीक है, नॉट नल यहाँ पे प्राइमरी की वगैरह ये सब है या नहीं है। अब देखिए प्राइमरी की है तो उसने नॉट नल खुद ही ले लिया, जबकि होता क्या है फिर में डिफॉल्ट अगर हम इस पे यहाँ पे प्राइमरी की नहीं लेते तो ये नल में यस दिखाता है। प्राइमरी की एक ऐसा फील्ड है जो हमारा यूनिक वैल्यू तो स्टोर करवाएगा ही करवाएगा, लेकिन उस फील्ड को हम ब्लैंक भी नहीं छोड़ सकते, तो इसलिए यहाँ पे आपको नल में नो दिखाना है। और एक्स्ट्रा हमने यहाँ पे कुछ ऑप्शन लगाए नहीं है कि जैसे ऑटो इंक्रीमेंट होना, ये सब होना, ये हमने किया, ठीक है। तो इतना क्लियर है। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि अगर हमने टेबल को डिलीट करना है तो क्या क्वेरी लिखेंगे, उसके लिए ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है हमारा, डिटेल्स। एंटर किया मैंने, क्वेरी ओके दिखाया, टेबल डिलीट कर दी। तो एक बार चेक कर लेते हैं, अब कोई भी टेबल नहीं दिखा रहा। अब अगर हमने डिलीट कर देना है तो उसके लिए क्या क्वेरी लिखी जाएगी यहाँ पे, उसके लिए हम लिखेंगे ड्रॉप डाटाबेस और डाटाबेस का नाम। क्या नाम था, सेमीकोलन, एंटर, और डाटाबेस भी हमारा डिलीट हो गया। अब फाइनली हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि डाटाबेस यहाँ पे है या नहीं है, ठीक है। अगर डिलीट हो चुका है तो दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिलीट हो गया डाटाबेस हमारा, जैसे पहले था एज इट इज, अब उसी फॉर्म में रह गया। तो ऐसे हम यहाँ पे माई एसक्यूएल के अंदर वर्किंग कर सकते हैं, काफी इंटरेस्टिंग होता है वैसे इसमें काम करना। अगर आप धीरे धीरे करके इसमें सीख जाओ, काफी सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है। सर माई एसक्यूएल कब तक चलेगा? लगेगा टाइम इसमें भी, मान के चलो 12 से 15 दिन। और ये काम होगा, ये क्या जैम पे ही काम होगा इस सब डाटाबेस का? अब बिना जैम सर्वर के ये ओपन ही नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको एग्जिट, ठीक है, एग्जिट करने के बाद मैं बाहर आ गया माई एसक्यूएल से। अब सपोज मैंने यहाँ से कनेक्शन हटा दिया, इसका बंद कर दिया, मैंने स्टॉप कर दिया दोनों को, ठीक है। स्टॉप करने के बाद अगर मैं उस कमांड को चलाऊं यहाँ पे, ठीक है, तो क्या एरर दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है, कह रहा है कांट कनेक्ट माई एसक्यूएल सर्वर ऑन लोकल होस्ट। क्या वो लोकल होस्ट में उस सर्वर को या लोकल सर्वर को आप कनेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि लोकल सर्वर की जो सर्विस होती है, जो सर्विस उसकी प्रोवाइड कर रहा है, वो यहाँ पे ऑन ही नहीं है, ठीक है। एक तरह से जैसे आप देखते होंगे कि इंटरनेट हम यूज कर पाते हैं तो इंटरनेट की सर्विस हमें कोई ना कोई प्रोवाइड करता है, सेम यही तरीका यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है कि लोकल सर्वर जो हम यूज कर रहे हैं उस लोकल सर्वर की सर्विस जो हमें प्रोवाइड कर रहा है वो जैम सर्वर करवा रहा है या जैम हमें करवा रहा है, ठीक है।
तो जब हम इसे ओपन करेंगे तभी वहाँ पे वो हो पाएगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसको बंद करना ना भूलें आप। जब भी आपका काम खत्म हो जाता है तो इसको क्लोज कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी लोड लेता है, बहुत हैवी सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, देखने में साइज तो बहुत कम है, लेकिन जब ये रन हो रहा होता है एक्चुअल में तो बहुत सारी रिसोर्सेज को एलोकेट करके रखता है, तो उन रिसोर्सेज को छोड़ेगा नहीं फ्री जब तक आप इसको स्टॉप नहीं करोगे। तो हो सकता है कि आपका सिस्टम थोड़ा थोड़ा हैंग करेगा। ठीक है, तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि डॉस में तो कोई दिक्कत आती नहीं है काम करने में। नॉर्मल एप्लीकेशन में अगर हम काम कर रहे हैं तो वहाँ पे दिक्कत आती है। फाइनली डॉस क्लोज करने का तरीका आपको बताई है, एग्जिट। ठीक है, तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। क्लियर हुआ? Yes, कल sir. फिर मैं आगे आप लोगों को कंटिन्यू करवाऊंगा कि टेबल तो हमने बना दी, अब टेबल के अंदर एलिमेंट्स को कैसे इंसर्ट करना है, आगे उसमें कैसे प्रोसेस करना है। ठीक है, जी सर, चलिए फिर नहीं करता हूँ। थैंक यू सर। सर कल का क्या होगा?